Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I'm gonna discuss the MCQs portion of chapter number 4, cell biology, extracted from biology book of intermediate part 1. Okay. So the first question is question number 1. Inner membrane of mitochondria is called option A cisternae, option B lemma, option C cristae, option D tonoplast. So the correct option is cristae. Why? For this माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम लोग अगर अपने जहन में लाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली है। और इस डबल मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फर्दर दो कंपार्टमेंट्स बनाती है, एक इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो वेरियस इन फोल्ड्स बनाता है, तो उन फोल्ड्स को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज इन। राइबोसोमल आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी गोल्गी बॉडी, ऑप्शन सी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस बेसिकली डार्कली स्टेन बॉडी विद इन द न्यूक्लियस है, और ये जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जो इनकोड करती हैं राइबोसोमल आरएनए को। तो अगर हम लोग आसान लफ्ज़ों में कहें तो न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। तो गोल्गी बॉडी, पेरोक्सिसोम और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सब का होली डिफरेंट फंक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल इज कॉल्ड ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन सी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन डी इनोसाइटोसिस। ये जो हमारे पास फैगोसाइटोसिस का करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो वर्ड फैगो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है टू ईट, जबकि साइटोसिस एक टर्म है जिसका माने होता है कि मूवमेंट इन लार्ज क्वांटिटी। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि टू इन्वॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स, जबकि इसके ऑपोजिट वर्ड है वो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनो भी हमारे पास सेम ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब है कि टू ड्रिंक। तो पिनोसाइटोसिस की टर्म को हम लोग जब सेल लिक्विड फ्लूइड्स अपने अंदर लेके जाता था उसको हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। टेकिंग इन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल की मूवमेंट आउटसाइड द सेल होती है, सॉरी इनसाइड द सेल होती है, और इंडोसाइटोसिस में आउटसाइड द सेल होती है। सॉरी, एक्सोसाइटोसिस एक्सटर्नल से वर्ड रिलेट करें तो एक्सोसाइटोसिस में आउटसाइड द मूवमेंट होती है सेल की, और इंडोसाइटोसिस में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इनसाइड द सेल होती है। ओके, सो काइंडली करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 है सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑप्शन बी करेक्ट है ऑटोफैगी, ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन डी एक्सोसाइटोसिस। जहाँ पे भी लफ्ज सेल्फ होगा वहाँ पे आपने आंखें बंद करके ऑटो लगा देना। ऑटोफैगी हमने फैगी को पहले डिस्कस किया है कि ईटिंग के टर्म में हमने लिया, और ऑटो मीन्स सेल्फ ईटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑटोफैगी। Moving to its next question, question number 5. Organelle involved in aerobic respiration. Respiration is basically, there are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, whereas anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. So which organelle is responsible for aerobic respiration? Mitochondria, plastids, lysosome or ribosome? So the correct option is mitochondria, and that is the reason कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो एरोबिक रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ऑर्गेनेलियन प्लांट एंड एनिमल। कौन सा ऑर्गेनेलियन में से हमारे पास प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन है? तो ऑप्शन ए पेरोक्सिसोम, बी सेंट्रियोल्स, सी फ्लैजिला, डी प्लास्टिड्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, और ये ना सिर्फ प्लांट और एनिमल में होता है बल्कि यीस्ट, प्रोटोजोआ और बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी पाया जाता है। तो इसको हम लोग एक हिंट से याद रखेंगे, ये बहुत फेमस है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में। तो जबकि बाकी जो है सेंट्रियोल्स को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला हमारे पास सिर्फ फ्लैजिला हमारे पास ऑर्गेनरी नहीं है बल्कि ये लोकोमोटिव ऑर्गन है, और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए पेरोक्सिसोम। क्वेश्चन नंबर 7 है राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। कौन सा नंबर है होता है राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? तो ऑप्शन ए 70s, ऑप्शन बी 60s, ऑप्शन सी 80s एंड ऑप्शन डी 40s। द करेक्ट आंसर इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 70s। प्रोकैरियोट्स में 70s का पार्टिकल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80s का पार्टिकल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का पूछा गया तो प्रोकैरियोट्स में 70s का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। अभी हमने पीछे डिस्कस किया राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, उसकी जो
एक मॉलिक्यूल होता है 80s का पार्टिकल बनाता है यूकैरियोट का, और जबकि जो प्रोकैरियोट्स का होता है वो 40s का बनाता है, सॉरी 70s का बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पोलीसोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन continues with endoplasmic reticulum, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है, जबकि लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और पेरोक्सिसोम ये सारे ऑर्गेनेल्स इनगल्फ करते हैं उससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अगर हम लोग स्पेसिफिकली जाएँ तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज सीलिया एंड फ्लैजिला और एब्सेंट इन। सीलिया एंड फ्लैजिला हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये एब्सेंट किस में होते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है वायरसेस में एब्सेंट होते हैं, जबकि हायर प्लांट्स, बैक्टीरिया और लोअर एनिमल्स में ये दोनों पाए जाते हैं। और ये ग्लाइडिंग इफेक्ट इनकी वजह से होता है, जो बैक्टीरिया ग्लाइड करते हैं या स्विम करते हैं या व्हाट एवर से। जबकि अगर वायरसेस इसी वजह से ये सीलिया और फ्लैजिला लैक करते हैं, अगर इनके पास ये होते तो ये भी ग्लाइड कर सकते, स्विम कर सकते, लेकिन इनके पास ये नहीं है तो इसलिए ये स्टिक होते हैं सर्फेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग structures is present in both animal and plant cells but absent in prokaryotic cells? तो centrioles, ऑप्शन बी plastids, ऑप्शन सी microtubules and ऑप्शन डी CV tubes। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एनिमल एंड प्लांट सेल्स बोथ में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। साइटोस्केलेटन कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। राइबोसोम्स आर टाइनी ऑर्गेनेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन ए प्रोटीन, ये बुक स्टेटमेंट है और ये हम सबको पता है, शुरू से हम लोग पढ़े हैं। ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी RNA, ऑप्शन डी न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन ए प्रोटीन। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। So question number 14, which organelle is bounded by two membranes? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन सी है, हमने पीछे भी एक MCQs डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने उसकी मेम्ब्रेन्स को डिस्कस किया था, डबल इनर आउटर मेम्ब्रेन की, और वो हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो क्रिस्टा की टर्म्स में हमने इसको डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियोलस हमारे पास एज अ ऑर्गेनेली नहीं है, बल्कि ये खुद एक टाइनी स्पॉट है जो न्यूक्लियस की प्रेजेंट है। लाइसोसोम हमारे पास ऑर्गेनेली है, और राइबोसोम को हम लोग एज ऑर्गेनेली नहीं कंसिडर करते क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है, एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स दैट माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स आर। अब हमने बताना है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बिगिनिंग में, स्टार्ट में जो इनिशियल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स दैट माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स आर। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स जो मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स पे, ठीक है। तो वो हमारे पास है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा डी मीन्स 36। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो कैसे होता है कि जो सेलुलर डिवीजन प्रोसेस है वो दो तरह से कैरी ऑन होता है। एक होता है हमारे पास माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। तो माइटोसिस के अगर बिगनिंग में देखें तो न्यूक्लियर डिवीजन में हमारे पास सेंट्रियोल्स, हर सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं 2, और ईच सेंट्रियोल कैरीज 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। तो जब माइटोसिस होगी तो सारी चीज़ें डबल होंगी, तो जो एक सेंट्रियोल होगा उसका जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट हो गए वो डबल होकर 18 होगा। जो दूसरा सेंट्रियोल होगा उसका 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट डबल होंगे तो वो 9 + 9 18 हो जाएंगे। और जब ये दोनों अपोजिट पोल से जाएंगे तो 18 एक तरफ होंगे और 18 दूसरे पोल की तरफ होंगे। तो हमारे पास 18 + 18 टोटल होंगे 36। तो हमारे पास क्या ऑप्शन करेक्ट है, 36, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। So question number 16, the rapid exchange of materials, superior proteins across the plasma membrane is called, is the most easiest one, और इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाता है। इंडोसाइटोसिस में हमारे पास हम लोग जो सेल होता है हमारा वो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड द सेल की मूवमेंट को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं। जबकि पैसिव डिफ्यूजन हमारे पास
एक अलग प्रोसेस है, और जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी, जो हमारे पास सेल स्पॉन्टेनियस आते जाते हैं सेल के अंदर, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कभी कभी हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है तो कभी कभी हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इसलिए हमारे पास रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम लोग पैसिव मेडिएटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। So question number 17 is which one of the following organelle is found in both prokaryotic and eukaryotic cells? तो ऑप्शन ए है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, भी न्यूक्लियस भी यूकैरियोट्स को यूकैरियोटिक कहते हैं इसलिए क्योंकि उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में जो कॉमन ऑर्गेनेली है वो पास राइबोसोम है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ राइबोसोम, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम आया था वो राइबोसोम बायोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स। अब हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से हमने बताना है कि कौन से जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन है वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स। देखिए वैक्यूल एक सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट के पास, ये करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन राइबोसोम्स हमारे पास एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, जबकि उन्होंने कहा फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एनिमल्स में होता है, तो ये भी हमारे पास गलत होगा। ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स। तो पेरोक्सिसोम्स हमारे पास एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। और ऑप्शन डी है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल। एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो कि एनिमल्स के पास नहीं होते, और सेल वॉल भी होते हैं जो कि एनिमल्स के पास अगेन नहीं होते, और वैक्यूल भी एनिमल्स के पास नहीं होते। तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। सो द नेक्स्ट question is presence of large central vacuole is a characteristic of obviously plants में हमारे पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट और फंजाई में हमारे पास स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास नहीं होते, वैक्यूल्स होते ही नहीं। क्योंकि वैक्यूल हमारे पास बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जबकि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो जो प्रोटिस्ट और फंजाई उसमें भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, जबकि उन्होंने बोला कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ प्लांट्स का। आई होप सो इट्स क्लियर। So question number 20 is the organelle involved in detoxification of drugs and poison in the liver cell is completely book statement. Option C, smooth endoplasmic reticulum. So this was all from me. Thank you.